तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के डिफिनीशन की। तो पृथ्वी पर प्रत्येक जीवधारी मृत्यु से पहले पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करता है और अपने समान संतान उत्पन्न करना ही कहलाता है जनन, अथवा उनकी जाति का अस्तित्व पृथ्वी पर अविरल यानी कि कंटिन्यूअस बना रहे। इसके लिए मृत्यु से पहले अपनी ही भांति क्या कहते हैं, कोई भी जीव संतान उत्पन्न करते हैं जो कि अगली पीढ़ी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन की उत्पत्ति करता है। तो जीवों की इस तरह की संतानोत्पत्ति की क्रिया को ही हम कहते हैं जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। तो सिंपली मैं आपको ये समझा दूं कि हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर कोई भी जीव क्या है, अमर नहीं है, यानी कि वो मरणशील है। तो पृथ्वी पर कोई भी जीव जब आता है तो वो क्या करता है, अपनी जो जनरेशन है यानी कि अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसको बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करता है। तो अपने समान जो संतान उत्पन्न करता है इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं जनन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मानव जनन के बारे में यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि पीछे अभी हम लोगों ने देखा कि जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना ही कहलाता है जनन। तो यदि हम बात करें मानव रिप्रोडक्शन की यानी कि मानव जनन की, तो मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। तो एक लिंगी कहने का मतलब है कि इनमें नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी कि इनमें नर और मादा जननांग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। तो हम एक लिंगी को इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी जंतु में नर और मादा अलग अलग होते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक लिंगी। मनुष्यों में लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो मनुष्य होते हैं इनमें जो लैंगिक लक्षण होते हैं वो अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। अलग अलग रूपों में मतलब कि नर में अलग, मादा में अलग। जैसे नर में बात करें तो दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज भारी होना, मांसपेशियों का गठीला और सुडौल होना। वहीं बात करें हम स्त्रियों की तो स्तनों का विकास होना, आवाज का महीन होना, मासिक धर्म का चलना, ये सभी लक्षण क्या है, लैंगिक द्विरूपता है। तो आज मैं सबसे पहले आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र के बारे में बताऊंगा। अगले वीडियो में हम मादा जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। तो यदि हम बात करें नर जनन तंत्र की, तो नर जनन तंत्र में निम्नलिखित ऑर्गन्स यानी कि अंग आते हैं। पहला है वृषण कोश, दूसरा है वृषण, तीसरा है अधिवृषण, चौथा है शुक्रवाहिनियां, पांचवा है शुक्राशय, छठा है मूत्रमार्ग, सातवां है शिश्न और आठवां है सहायक जनन ग्रंथियां। तो इन सभी ऑर्गन के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वृषण कोश, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम स्क्रोटल सैक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक वृषण कोश है जो कि उदर गुहा के बाहर दोनों टांगों के बीच में एक थैली नुमा संरचना होती है जिसे हम वृषण कोश या फिर अंडकोश कहते हैं। तो अगर हम बात करें वृषण कोश की, तो वृषण कोश एक ढीली लचीली मांसल संरचना होती है जिसके अंदर दोनों वृषण यानी कि टेस्टिस बंद रहते हैं। वृषण कोश के भीतर बीचों बीच में एक पेशीय अंडकोश विभाजक पट्ट होता है जो कि कोश के दोनों भागों में बांटता है। दोनों में एक एक वृषण होते हैं। वृषण कोश ताप नियामक का कार्य करता है। तो यदि हम बात करें वृषण कोश के कार्य की, तो वृषण कोश ताप नियामक का कार्य करता है। यानी ये क्या करता है कि जो वृषण है उसको अपने अंदर सुरक्षित रखता है, ताप नियंत्रित करता है ताकि जो वृषण में बनने वाले शुक्राणु हैं उनकी लाइफ यानी कि उनकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ सके। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। जो हमारा वृषण कोश है इसका ताप हमारे शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो टेम्परेचर कम होने के कारण ही ये शुक्राणुओं की रक्षा करता है। जाड़े के दिनों में ये क्या होता है कि सिकुड़कर ऊपर की ओर चला जाता है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यानी कि शुक्राणुओं की रक्षा के लिए, और जब गर्मी का दिन आता है तो ये शिथिल होकर वापस नीचे की ओर लटक जाता है। आपको मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ। अधिक टेम्परेचर या फिर तंग कपड़े पहनने के कारण जो हमारा वृषण है यानी कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस में बनने वाले जो शुक्राणु है वो नष्ट होने लगते हैं और इसकी वजह से व्यक्ति बांझ यानी कि स्टेराइल हो सकता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं नर जननांग के दूसरे भाग वृषण के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम टेस्टिस। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जो वृषण है इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर तथा इसकी मोटाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर तथा इसका रंग गुलाबी रंग का होता है और इसका जो आकार होता है वो अंडाकार होता है।
तो ये जो दोनों वृषण होते हैं ये मोटे द्विस्तरीय वृषण खोल यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं वृषण कोश में बंद रहते हैं। तो ये वृषण कोश में क्यों होते हैं? क्योंकि उच्च ताप के कारण इसमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो सकता। तो मैंने अभी बताया कि जो वृषण कोश होते हैं इनमें जो टेम्परेचर होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, इसलिए इसमें उपस्थित होते हैं। वृषण में एक चपटी सक्रिय संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं अधिवृषण। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं मनुष्य के नर जननांग की तीसरी संरचना के बारे में, जो कि है अधिवृषण। तो यदि हम बात करें अधिवृषण की तो इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर लंबी पतली नलिका होती है जो कि अत्यधिक कुंडलित होकर कामा जैसी संरचना बना लेती है जिसे हम बोलते हैं अधिवृषण। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं तो ये होती तो 6 मीटर की है लेकिन ये इतना अत्यधिक कुंडलित यानी कि इतना ऐठ जाती है कि ये सिर्फ 3 से 4 सेंटीमीटर की ही रह जाती है। यदि हम बात करें अधिवृषण के कार्य की तो इसका कार्य वृषण में शुक्राणुओं को शुक्र वाहिनियों में पहुंचाने का एवं शुक्राणुओं को रास्ता देने यानी कि मार्ग देने का कार्य करते हैं। इसका दूसरा कार्य यह है कि स्खलन के पहले यानी कि शुक्राणुओं के निकलने से पहले यह शुक्राणुओं को क्या करती है? संचय करती है, इकट्ठा करती है और उसे पोषण देने का कार्य करती है। वही बात करें हम तीसरे कार्य की तो निषेचन के लिए यह शुक्राणुओं का परिपक्वन करता है यानी कि जब निषेचन होने वाला रहता है उसके पूर्व ये क्या करता है? स्पर्म को मैच्योर करता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं मनुष्य के अगले नर जनन तंत्र की जो कि है शुक्र वाहिनी। तो यह लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं यह वृषण नाल या इग्विनल गुहा से उदर गुहा में पहुंचकर मूत्र वाहिनियों के साथ फंदा बनाती हुई थैली जैसी संरचना जिसे हम सेमिनल वेसिकल में जाकर खुलती है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं सेमिनल वेसिकल को। इसमें चिकने पदार्थ का स्राव होता रहता है जो कि क्या कहता है? शुक्र वाहिनी की गुहा को चिकना बनाए रखता है। क्योंकि ये बहुत पतला होता है इस वजह से ऐसा होता है। तो तरल पदार्थ के कारण ही शुक्राणु जो होता है आगे की ओर खिसकते हैं यानी कि आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर जनन तंत्र के अगले भाग की जिसे हम बोलते हैं शुक्राशय, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं यह थैलीनुमा संरचना होती है जो कि मूत्राशय के आधार भाग से जुड़ी होती है। तो यह एक ग्रंथिल की रचना है जिसमें कि क्षारीय तरल का स्राव होता रहता है। यह क्षारीय तरल पदार्थ शुक्राणुओं को सक्रिय रखता है। तो तरल पदार्थ और शुक्राणु सहित जो संरचना बनती है उसे हम बोलते हैं वीर्य, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सीमेन। तो शुक्राणु और वीर्य में अंतर होता है। शुक्राणु मतलब एक स्पर्म जो है वो है शुक्राणु, ठीक है, लेकिन जो शुक्राणु होता है उस तरल पदार्थ के साथ रहता है तो उसे हम बोलते हैं वीर्य, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सीमेन। तो याद रखिएगा शुक्राणु और वीर्य में अंतर होता है, आप इसको एक ही मत समझिएगा। अब आते हैं पुरुष जनन तंत्र के अगले भाग जिसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं यूरेथ्रा। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं शुक्राशय एक सक्रिय स्खलन नलिका या इजैक्युलेटरी डक्ट द्वारा आपके मूत्र मार्ग में खुलता है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। तो ये जो मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग मैथुन अंग शिश्न से होता हुआ आगे की ओर शिखर पर स्थित मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका जो छिद्र है यह एक मूत्र मार्ग है जो कि शिश्न के द्वारा यानी कि शिश्न के बीचों बीच होता हुआ आपके बाहर की ओर खुलता है। अब बात करते हैं हम मनुष्य के नर जनन तंत्र के अगले भाग शिश्न यानी कि पेनिस के बारे में। यह पुरुष में पाया जाने वाला बेलनाकार मांसल मैथुन अंग होता है। तो ये जो मैथुन अंग है यानी कि जो शिश्न है इसमें 3 भाग होते हैं। तो जो पहला भाग होता है उसे हम बोलते हैं शिश्न मूल, इंग्लिश में बोलते हैं रूट ऑफ पेनिस। सेकंड है शिश्न काय जिसे हम बोलते हैं बॉडी ऑफ पेनिस और तीसरा है शिश्न मुंड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लैंस पेनिस। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं शिश्न बेलनाकार मांसल बाह्य जननांग है जिसके द्वारा जो नर होता है अपने शुक्राणु को मादा के जननांग में छोड़ता है। अब हम बात करते हैं नर जनन तंत्र के अंतिम भाग यानी कि सहायक जनन ग्रंथियां, इंग्लिश में बोलेंगे हम एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड के बारे में।
तो बात करें हम सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में, तो ये किसी न किसी प्रकार से मनुष्य के जनन तंत्र में यानी कि जनन में भाग लेती हैं। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं। पहले मैं इनके नाम बता देता हूँ। पहला है प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा है काउपस ग्रंथि। तो ये दोनों सहायक जनन ग्रंथियों में सबसे मुख्य हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि आपको प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड के कार्य के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि हम बात करें इसके कार्य की, तो प्रोस्टेट ग्रंथि से एक द्रव्य स्रावित होता है जो वीर्य का 25 से 30% भाग बनाता है, जिसमें कि पेप्सिनोजेन, लाइसोजाइम, एमाइलेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। यह पदार्थ शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है। वहीं प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक पीछे एक जोड़ी काउपस ग्रंथियां होती हैं। ये जो काउपस ग्रंथियां होती हैं क्षारीय द्रव स्रावित करती हैं, जो कि मैथुन के समय यानी कि सेक्स के दौरान मूत्र मार्ग को चिकना बनाती हैं। सहायक ग्रंथियों के स्राव तथा शुक्राणु के मिलने से वीर्य बनता है। तो सहायक ग्रंथियों के स्राव तथा शुक्राणु के मिलने से बनता है सीमेन। तो सहायक ग्रंथियों का स्राव शुक्राणुओं को तरल माध्यम प्रदान करता है और शुक्राणुओं को पोषण भी देता है तथा उन्हें सक्रिय बनाए रखता है। तो आज की इस वीडियो में नर जनन तंत्र खत्म हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में।